हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी की सही एज एक्चुअली में होती क्या है। आजकल इतने बिजी हो गए हैं सभी लोग, मेल्स और फीमेल्स दोनों ही करियर सेटल करना चाहते हैं पहले मैरिज से पहले। इससे मैरिजेस की एज जो हो गई है वो काफ़ी लेट हो गई है। जनरली लेट 20s में ही मैरिज कर रहे हैं, लड़के हो या लड़कियाँ हों। तो उस कंडीशन में फिर प्रेगनेंसी का नंबर काफ़ी बाद में आता है। तो क्या ये वाकई में एक इशू है? क्या ये वाकई में बहुत देर हो गई है आपके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए? तो यही सब इशू आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रेगनेंसी कंसीव करने की एबिलिटी को कहा जाता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी के ऊपर आपकी एज का डेफिनेटली असर पड़ता है, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो। सिर्फ फर्टिलिटी पर ही नहीं असर पड़ता है, आपके जो प्रेगनेंसी के आउटकम्स होते हैं, बेबी की हेल्थ, आपकी खुद की हेल्थ प्रेगनेंसी के दौरान, इन सब के ऊपर भी एज फैक्टर का असर ज़रूर पड़ता है। क्या होता है कि जब एक गर्ल चाइल्ड पैदा होती है तो उसकी ओवरी में करीब 2 मिलियन एग्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। ये एग्स लाइफ लॉन्ग, इनका नंबर जो है वो डिक्रीज करता जाता है और मेनोपॉज जैसे कि आप जानते हैं उसके बाद एग्स तो रिलीज होते ही नहीं है और एग्स की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तब तक। तो ओवरऑल ये प्रोसेस डिक्रीज होने का यानी कि कम होने का चलता रहता है। तो जब तक जो गर्ल है वो अपनी प्यूबर्टी की एज पे पहुंचती है, यानी कि प्यूबर्टी की एज क्या होती है, जब 13 ईयर्स के आसपास गर्ल्स का फर्स्ट मेंसेस अपीयर होता है, उसको प्यूबर्टी की एज बोला जाता है। तो वहाँ पे करीब डिक्रीज होते होते जो एक्स की संख्या है वो 2 मिलियन से पहुंच जाती है 4 लाख के करीब। और इसके बाद भी ये जो एक्स की संख्या है वो धीरे धीरे कम ही होती रहती है लाइफ लॉन्ग। ओवरऑल अगर रिप्रोडक्टिव एज में देखा जाए, रिप्रोडक्टिव एज मतलब प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक की जो एज होती है, यानी कि करीब 13 साल की उम्र से लेके 50 साल तक की उम्र में टोटल जो एग्स रिलीज होते हैं वो केवल 400 के अराउंड होते हैं। तो ऐसा होता है, आप समझ सकते हैं कि एग्स की संख्या कंटिन्यूसली जो है एज के साथ डिक्रीज करती जाती है। खाली संख्या ही नहीं डिक्रीज होती है, एग्स की क्वालिटी भी डिक्रीज होती जाती है। अब फीमेल्स का एज के साथ प्रेगनेंसी पे क्या असर पड़ता है उसको जानने से पहले देख लेते हैं कि मेल्स में क्या असर पड़ता है। मेल्स में भी एज का असर पड़ता है, उनके स्पर्म्स की संख्या पर भी, क्वालिटी पर भी, और जो उनकी मूवमेंट करने की एबिलिटी होती है उस पर भी असर पड़ता है। तो मेल्स में अगर पर्टिकुलर एज की बात कर ले तो करीब 40 के बाद ये चेंज देखने को मिलता है कि स्पर्म्स की थोड़ी क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो डिक्रीज करने लग जाती है। ऐसे स्पर्म्स से फर्टिलाइज होकर जो प्रेगनेंसी क्रिएट होती है उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं और मिसकैरेज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे उनकी वाइफ की एज कितनी भी हो। अगर हस्बैंड की एज 40 से ज़्यादा है तो वहाँ पे चांसेस मिसकैरेज के भी होते हैं। कि उस तरीके से मेल की फर्टिलिटी जो है वो भी एज फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है डेफिनेटली। अब हम पर्टिकुलरली फीमेल्स के बात कर लेते हैं कि उनके ऊपर एज का क्या असर पड़ता है, उनकी फर्टिलिटी के ऊपर और प्रेगनेंसी के आउटकम को लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 20s में जो वुमेन है उनकी। फीमेल्स की जो कंसीव करने की एबिलिटी होती है, उनकी फर्टिलिटी जो होती है वो बेस्ट लेवल पे होती है उनके 20s की एज में। इसके अलावा प्रेगनेंसी रिस्क के चांसेस जो वो मिनिमम होते हैं वो भी 20s की एज में ही होते हैं। 20s की एज में जो वुमेन होती हैं उनकी ओवरी में हाई क्वालिटी एग्स अवेलेबल होते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो ये जो 20s की एज होती है ये आप समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और बेबी डिलीवर करने के लिए सबसे अच्छी एज होती है। तो अब हम 30s की एज की बात कर लेते हैं कि 30s की एज ग्रुप में क्या होता है। 30s की एज में क्या होता है कि फर्टिलिटी जो है वो स्पेशली 32 के बाद डिक्लाइन करने लग जाती है और 35 के बाद ये जो डिक्लाइन होता है फर्टिलिटी का ये बहुत ज़्यादा स्पीडी हो जाता है, यानी कि बहुत तेज़ी से डिक्लाइन उसमें आने लग जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्स की संख्या कम होती जाती है, तो वो तो केस होता ही है, एग्स की क्वालिटी पे भी असर पड़ता है डेफिनेटली। तो इस तरीके से 32 स्पेशली 35 के बाद जो है कंसीव करने की जो एबिलिटी है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। खाली फर्टिलिटी पे ही नहीं असर पड़ता है 30s की एज में जनरली, उसके बाद आपके मिसकैरेज के चांसेस भी थोड़े बढ़ जाते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होने के एम्ब्रियो में यानी कि जेनेटिक डिफेक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने के भी चांसेस
बढ़ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 30s में या लेट 30s में अगर आप कंसीव करने जा रही हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो ऐसा ही कुछ होगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है कि ये डेफिनेटली जो 20s में जो बात होती है वो 30s में नहीं रहती है। हालाँकि आप बिल्कुल एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको थोड़े रेगुलर चेकअप्स जो हैं अपने डॉक्टर के पास जाके ज़रूर कराने चाहिए, थोड़े एहतियात बरतनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 35 की एज के बाद अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको किस तरीके की बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें मेरा एक वीडियो पहले बना हुआ है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी। अब बात कर लेते हैं 40s की एज की। तो 30s में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है आपकी फर्टिलिटी का लेवल, तो 40s में ये डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू करता है डेफिनेटली। तो एबिलिटी टू कंसीव यानी कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, उसमें डिफिकल्टी आती है कंसीव करने में। इसके अलावा और भी जो रिस्क मैंने आपको बताया, जैसे क्रोमोजोमल डिफेक्ट्स के रिस्क जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो वो केस तो होता ही है। इसके अलावा जो रिस्क बढ़ जाते हैं एज के साथ, स्पेशली 40s की एज में, वो क्या होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होने थोड़े कम हो जाते हैं, सी सेक्शन ज़्यादा कॉमन हो जाता है 40s की एज में। इसके अलावा प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लो बर्थ वेट बेबी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके के कुछ रिस्क हैं जो थोड़े इंक्रीज कर जाते हैं 40s की एज में। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप 40s में हैं तो हेल्दी बेबी को जन्म नहीं दे पाएंगी, डेफिनेटली थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा एज के साथ साथ कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनके रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं इस एज ग्रुप में। और अगर इनको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया, मैनेज नहीं किया प्रेग्नेंट होने से पहले, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्री एक्लेम्पशिया नाम की एक कंडीशन होती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और शुगर अगर प्रेगनेंसी में होती है तो डेफिनेटली वो अगर कंट्रोल नहीं उसको किया जाता है तो वो बेबी पे अच्छा असर नहीं डालती है, प्रेगनेंसी के लिए भी ठीक नहीं होती है। हाई ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल नहीं किया गया प्रेगनेंसी के दौरान तो ये भी ठीक नहीं होता है बेबी के लिए। इन सब पे मेरे वीडियोस ऑलरेडी हैं और मैं लिंक आपको ज़रूर आई बटन में प्रोवाइड करा दूँगी। ये तो बात हो गई रिस्क की। अब थोड़ी गुड न्यूज़ जो है वो ये है कि अभी ज़्यादातर लोग क्योंकि लेटर एज ग्रुप में प्रेगनेंसी कंसीव करने की सोचते हैं, प्लान करते हैं, तो आजकल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं काफ़ी सारी। IVF के लिए ऑप्शन है, IUI के लिए ऑप्शन है, ये सब चीज़ें अवेलेबल है, जिससे कि लेट एजेस में भी अगर आपको कोई फर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं तो फिर भी ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं मेडिकल साइंस में, उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है वहाँ पे प्रेग्नेंट होने के लिए। और बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी एज 35 के ऊपर हो गई है और आप 6 मंथ से रेगुलरली ट्राई कर रही हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, तो अगर 6 मंथ्स में भी आपको सक्सेस नहीं मिली है तो फिर आपको ट्रीटमेंट लेना डॉक्टर के पास जाके स्टार्ट कर देना चाहिए। नॉर्मली जो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली तो अगर रेगुलर सेक्स किया जा रहा है और 1 ईयर तक का टाइम बीत गया है, 1 साल तक का, और तब भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाई है, तब डॉक्टर्स इसे इनफर्टिलिटी का केस मानते हैं और वहाँ पे रेकमेंड करते हैं कि ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया जाए। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है, 35 क्रॉस कर गई है, उस केस में 6 मंथ्स वेट करना काफ़ी होता है। 6 मंथ्स में भी अगर आप नहीं कंसीव कर पा रही हैं तो वहाँ पे आप अपना ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करा दीजिए। हालांकि अगर एज ज़्यादा है तो उसमें IVF वगैरह के भी सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, तो ये चीज़ भी माइंड में रखिएगा। अगला ऑप्शन जो आपके पास रहता है, अगर आपके एग्स की संख्या बहुत कम हो गई है, अब रिलीज नहीं हो रहे हैं एग्स, तो उस कंडीशन में फिर आप डोनर एग लेके अपने हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करा के वहाँ पे प्रेगनेंसी उस तरीके से हो सकती है। क्या आपने फ्रीजिंग ऑफ एग्स के बारे में सुना है? जो लेडीज़ जनरली अपने 20s में होती हैं, 30s में होती हैं और वो चाहती हैं कि प्रेगनेंसी आगे चल के प्लान करें पर अभी रेडी नहीं है, अपने 20s में रेडी नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, कई बार अपने जो एग्स होते हैं ओवरी में उनको फ्रीज करा देते हैं और फिर लेटर एज ग्रुप में यानी कि लेटर 30s में या अर्ली 40s में जब भी वो रेडी हो जाए, अपने आप को रेडी फील करे प्रेगनेंसी के लिए, वहाँ पे उस एग को फिर फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। इस तरीके से प्रेगनेंसी होती है। हालांकि ऐसी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि आपके यंगर एज के एग्स के साथ भी आपके जो एज फैक्टर होता है वहाँ पे वो काम करता है और प्रेगनेंसी होने में, कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन हाँ, आपको डोनर एग की बजाय अपना खुद का यंगर एज का एग वहाँ पे मिल जाता है यूज़ करने के लिए, तो वो एक बेनिफिट ज़रूर है। तो लास्ट में अगर हम सम अप करें तो 20s का जो एज ग्रुप होता है फीमेल्स का, उसमें उनकी फर्टिलिटी जो होती है वो बेस्ट लेवल पे होती है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क सबसे कम होते हैं, एग्स की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। तो इस तरीके से
देखा जाए तो 20s की एज काफ़ी अच्छी होती है प्रेग्नेंट होने के लिए और हेल्दी बेबी को डिलीवर करने के लिए। लेकिन अगर आप लेट 30s में या 40s में प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी, तो बिल्कुल हो सकती है। कई लेडीज़ ने 30s की एज ग्रुप में हेल्दी बेबी को डिलीवर किया है, 40s में भी किया है। डेफ़िनेटली हो सकता है, लेकिन थोड़ा-सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। होपफुली आपको आज का ये वीडियो कुछ पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।